सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है कितना शोर। उसके बाद एक गेम खेलेंगे भालू की 12 खड़ी, जिसमें हम लोग अक्षर की 12 खड़ी से शब्द बनाना सीखेंगे। फिर खेल खेल में समझेंगे मुहावरों को। उसके बाद आज फिर हम लोग बिहार के स्थानीय भाषाओं के कुछ रोचक शब्दों को जानेंगे। फिर गणित की क्लास में हम लोग हल करेंगे भाग के कुछ सवालों को और उसके बाद सीखेंगे 8 का पहाड़ा। फिर खेलेंगे पेंगुइन गेम, जिसमें हम लोग पहाड़ों का रिवीजन करते हैं। उसके बाद हल करेंगे चित्र पहेली, जिसमें गुणा के उदाहरणों को हल करेंगे। फिर सुनेंगे अंग्रेजी में एक स्टोरी जिसका नाम है फॉरेस्ट लाइफ और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। घर बैठे बैठे आजकल मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए जब ये कार्यक्रम शुरू होता है मेरे अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाती है। कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है तो मेरा मन थोड़ा सा खुश हो जाता है और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रोज हम हिंदी और गणित ही सीखते हैं, पर हिंदी में कुछ नई कहानी देखते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। फिर रोज अलग अलग गेम भी खेलते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर शुरू करें कहानी से। मैं तो तैयार हूँ, आप कॉपी पेंसिल लेकर आए हैं? ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी की एक कहानी। कितना शोर। लेखन रोहिणी निलेकनी, चित्रांकन एंजी और उपेश, अनुवाद राजेश खर, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक दिन किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशु मेले को रवाना हुआ। उसे गांव के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा। राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था। सभी गाड़ी चलाने वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। पॉ पू पॉ। गायों को यह शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घर की ओर पलट गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास किसी तरह उनको आगे नहीं ले जा पाया। उसने हाथ हिला हिलाकर चालकों से शोर न करने के लिए कहा, पर कुछ हुआ नहीं। उल्टे श्रीनिवास को देखकर उन्होंने और जोर से हॉर्न बजाए। सारा शोर उसके सिर में घुस गया और फिर वहीं टिक गया। उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था।
वह गायों को लेकर घर लौट गया। अम्मा! गाय गौशाला पहुंचकर खुश हुई, पर उसके सिर से वह शोर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पौ पू पौ, मानो नौसिखिए संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहे हों। शीघ्र ही दूसरी आवाजें भी उस शोर में घुल मिल गई, यहाँ तक कि वो आवाजें भी उसे बहुत जोर से आने लगी, जो वह रोज सुना करता था। मेंढकों का टर्राना शोर बन गया। झिंगुरों का झी झी बहुत जोर से सुनाई देने लगा। श्रृंगेरी श्रीनिवास का मन शोर मचाने वाले उल्लुओं को भगाने का हो रहा था। उसे कोयलों पर भी सुबह सुबह 4 बजे कू कू करने पर गुस्सा आ रहा था। गायों पर भी, जो सुबह 5 बजे रंभाती थी। न जाने किसने इन मुर्गों को सबको जगाने के लिए बांग देने को कहा था। और वह शेर भी कुछ ज्यादा ही शोर मचाता है। बस, अब बहुत हुआ। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसके तो कान पक गए थे शोर से। उसने शोर से बचने की बड़ी कोशिशें की। अगर बच्चे जोर से बात करते तो वह उनको डांटता। अगर कुकर की सीटी बजती तो वह पत्नी पर्वतम्मा को टेढ़ी नजर से देखता। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसे तो बस थोड़ी सी शांति चाहिए थी। सभी ने पूरी कोशिश की। पर्वतम्मा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया। बच्चे चुपचाप एक नरम गेंद से क्रिकेट खेलने लगे। गाय अब रंभाती नहीं थी। झिंगुर और उल्लू यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस गए। यहाँ तक कि शेर ने भी गुर्राना बंद कर दिया। फिर भी श्रृंगेरी श्रीनिवास खुश नहीं था। उसे सभी के चुप रहने की कोशिश का भी शोर सुनाई देने लगा था। मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूँ, एक दिन सुबह उसने कहा। मत जाओ, पर्वतम्मा ने कहा। तुम्हें खामोशी कहाँ मिलेगी? श्रृंगेरी श्रीनिवास ने उसे केवल घूर के देखा और गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा। जल्दी ही वह एक नए कस्बे में पहुंचा। शोरगुल वाले उस कस्बे में उसने शोर मचाते हुए वहां के लोगों को देखा। एक युवक पास से गुजरा। उसके कान से कुछ तारें टंगी हुई थी। श्रृंगेरी श्रीनिवास को टिंग टैंग की भी आवाज सुनाई दी। वह युवक खुश दिखाई पड़ रहा था। उसे पास से चलती, जोर से हॉर्न बजाती गाड़ियों से भी परेशानी नहीं हो रही थी। यह क्या है? उसने युवक से पूछा। यह मेरा हेडफोन है, कान में लगा के देखिए, युवक बोला। उसने श्रृंगेरी श्रीनिवास के कानों में उसे लगा दिया। संगीत गूंजा, टिंग टैंग। कोई हॉर्न सुनाई नहीं दिया। वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था, वह बोला। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कस्बे से एक हेडफोन खरीद लाया और अपने कानों में लगा लिया। अब जाकर शांति मिली। उस नए बड़े से हेडफोन को लेकर वह गांव लौटा। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हुई। वह भी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। बच्चों ने उसके नए हेडफोन पर अच्छी धुनें सुनने में उसकी मदद की। अब जब कभी भी श्रृंगेरी श्रीनिवास को शोर मचाती गाड़ियों पर या मेंढकों पर गुस्सा आता है तो वह हेडफोन पहन लेता है और अपनी शांति को सुनता है। मतलब कि अच्छा संगीत सुनता है। उधर गांव में गायों ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया। मेंढक टर्राते हैं टर टर और झिंगुर झी झी करके अपना राग आलापते हैं। लेकिन राजमार्ग की गाड़ियां अब भी बहुत शोर मचाती हैं। पौ पू पौ, यह कोई अच्छी आवाज नहीं है। श्रृंगेरी श्रीनिवास को फिर से गायों को मेले में लेकर जाना है। क्या उनको भी हेडफोन चाहिए होंगे?
तो बच्चों, आपने यह कहानी सुनी और समझी। अब आप इस पर 4 से 5 प्रश्न बनाइए और उनका उत्तर अपने घर में किसी से पूछिए। आज की कहानी तो बड़ी ही लंबी थी बिट्टू की काकी। हाँ, लंबी तो थी कहानी, लेकिन थी मजेदार। काका और काकी, अब वक्त हो गया है एक खेल का। हाँ बिट्टू, मैं भी तो यही सोच रहा था। तो खेल के पिटारे से जो निकला है खेल, उस खेल का नाम है भालू की 12 खड़ी। अरे वाह, भालू वाला खेल शुरू कीजिए काका, मजा आएगा। आइए तो भालू की 12 खड़ी का खेल खेलते हैं। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें अक्षरों की इकाइयों से शब्द बनाने हैं और सुनना है। तो देखें, पहले ख से शुरू करते हैं। खाना, खिड़की, खीर, खुला, स्पून, खेल, खैनी, खोज, खौफ, खंजर, ख, ख, खा, खी, खी, खु, खून, खे, खै, हो, खौ, हम, खह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? तो आपने देखा, यहाँ पर ख की सारी 12 खड़ी इकाइयों से शब्द बनाए गए हैं। जैसे ख से खत, खा से खाना, खी से खिड़की, खी से खीर, खु से खुला, खू से खून, खे से खेल, ख से खैनी, खो से खोज, खौ से खौफ, खंग से खंजर, ख। खा तो हम बोलते ही नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। टपक, स्टार्ट, टिकिया, पीला, टुकड़ा, टूटा, टेढ़ा, तय, टोकरी, स्टॉव, टंकी, तह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टंग, तह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? तो यहाँ भी आपने देखा, सारी इकाइयों से ट की सारी 12 खड़ी इकाइयों से शब्द बना हुआ है। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टंग, टह। तो ट से टपक, टा से टाट, टी से टिकिया, टी से पीला, टू से टुकड़ा, टू से टूटा, टे से टेढ़ा, टे से तय, कुछ भी नहीं है। टो से टोकरी, टौ से टौ, टौ से भी कोई शब्द नहीं बना। टंग से टंकी, टह, टह। टह तो हम बोलते ही नहीं हैं।
अरे वाह, ये खेल तो बहुत ही मजेदार था। हमने देखा कितनी सारी 12 खड़ी इकाइयों से शब्द बनाए गए। वाह वाह बिट्टू के काका, खेल खेलने में तो खूब मजा आया, पहले से भी ज्यादा। क्यों बिट्टू? हाँ काकी, काका के पिटारे में तो सच में एक से बढ़कर एक मजेदार खेल होते हैं। भालू की 12 खड़ी तो वास्तव में बहुत अच्छा खेल था। खेल को सिर्फ मजे मजे में खेला या कुछ सीखा भी? अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है। बिट्टू के काका, मैंने तो खेल शुरू होते ही समझ लिया था। अरे काका, आप क्या मुझे कम अक्लमंद समझते हैं? मैंने मात्राएं लगा लगा कर शब्द बना लिए थे। अच्छा जी, और बिट्टू तुमने? तो बच्चों, आपने भी अपने आसपास 12 खड़ी से बनने वाले शब्द सुने ही होंगे। तो जरा आप फ की 12 खड़ी से शब्द बनाइए और किसी को बताइए। वाह वाह, शाबाश बिट्टू, शाबाश। अच्छा, अगर तुम दोनों इतने ही अक्लमंद हो तो जरा अपने अकल के घोड़े दौड़ाओ और अंदाजा लगाओ कि हमारा अगला खेल क्या होगा। अरे बिट्टू के काका, पहेलियां मत बुझाइए, खेल बताइए। काका, मैंने समझ लिया, आज आप मुहावरे वाला खेल खिलवाने वाले हैं। अरे वाह वाह, कमाल हो गया बिट्टू, बहुत बढ़िया। तुमने अंदाजा तो बिल्कुल सही लगाया। शाबाश बिट्टू, इसी बात पर शुरू कीजिए खेल। हाँ काकी। तो आइए खेल शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन? मतलब हमें इसमें अर्थ बताना होगा। अब किसका अर्थ बताना होगा ये तो खेल के अंदर ही जाकर पता चलेगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। आटे में नमक। अरे ये तो मुहावरा है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। यानी मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है। आटे में नमक, राज खुल जाना, बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम, प्राप्ति से कुछ नहीं बनता, बहुत रोना, शायद ये वाला। रॉन्ग आंसर। ओ, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। शायद ये वाला है, मूल कार्य को छोड़कर किसी और कार्य में लग जाना। हाँ, यही है। राइट आंसर। अंधे की लकड़ी। हाँ, ये तो मैंने पहले भी बताया था, एकमात्र सहारा। राइट आंसर। 8 आंसू रोना। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। सीधे साधे व्यक्ति को सब लोग बिना हिचक ठगते हैं। गुण की कदर गुणवानों के बीच होती है। बहुत रोना, पिछली बातों को याद करना, शायद ये वाला। राइट आंसर। आंख भर आना, आंसू आना। हाँ, ये है। राइट आंसर। खेत खाए गदहा, मार खाए जोल्हा, अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। हाँ, यही है। राइट आंसर। अरे वाह, मुझे 5 स्टार मिल ही गए। मैंने लगभग सभी मुहावरों के सही अर्थ बताए हैं। तो बच्चों, आपने देखा, जरा इन मुहावरों के आसपास भी आप अर्थ पता कीजिए। तो बच्चों, आपने भी अपने आसपास बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे। अधिकतर सुनाई देने वाले मुहावरे अपनी कॉपी में जरा लिखिए और उनके अर्थ भी पता करके लिखिए। यहाँ आपको मैं 4 मुहावरे दे रही हूँ, जरा सोचिए इनका अर्थ क्या है। पहला, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा, दिन रात मेहनत करना। तीसरा, पर्दाफाश करना। और चौथा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब बारी है स्थानीय भाषाओं से जुड़े शब्दों के खेल की। हाँ काकी, तो शुरू करते हैं। कल हमने बच्चों से पूछा था कि कुदाल और ईख को अलग अलग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चों, आप तैयार हैं ना? कॉपी और कलम निकालिए और जरा चेक तो कीजिए कि इन दोनों शब्दों को क्या कहते हैं अलग अलग भाषा भूगोल में। हाँ हाँ बिट्टू, मैं भी तैयार हूँ। तो काकी, आप बताइए ईख को क्या कहते हैं बज्जिका में? बिट्टू, तुमने पूछा है तो एक बात साफ है कि ईख तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जरूर वहाँ गन्ना बोला जाता होगा। बिल्कुल नहीं बिट्टू की काकी,
ईख को बज्जिका में बोला जाता है ऊख, और ईख यानी गन्ने को अंगिका और मगही में बोलते हैं केतारी, और मैथिली में भी इसको बोलते हैं केतारी। लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैथिली में इसको उखियार या कुसियार भी कहते हैं, जबकि भोजपुरी में यही हो जाता है ऊख। बिल्कुल सही कहा काका ने। बच्चों, काका ने सही कहा ना? जरा आप भी मिलाइए अपनी कॉपी में। लेकिन एक बात बताइए, बज्जिका और भोजपुरी दोनों में इसको ऊंख ही बोलते हैं ना? काकी, आपने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। मुझे लगा दोनों एक ही हैं। बिट्टू, आखिर मैं तुम्हारी काकी जो हूँ। बिट्टू की काकी थोड़ा सा अंतर है। बज्जिका में ऊख बोलते, ऊख, और भोजपुरी में ऊख। और काका, दूसरा शब्द कुदाल था, इसे क्या कहते हैं अलग अलग स्थानीय भाषाओं में? कुदाल शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि हर जगह कुदाल ही बोला जाता होगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। कुदाल को बज्जिका में कुदारी, अंगिका में कोदरा या कुदार, भोजपुरी में कुदारी, मैथिली में कुदैर, और मगही में इसे कहा जाता है झामा या कुदारी। वाह काका, एक शब्द के इतने सारे अलग अलग नाम। बड़ा मजा आया जानकर। मेरा तो शब्दकोश बढ़ गया। तो बच्चों, आपने अपने शब्द चेक कर लिए ना? वाह बिट्टू के काका, एक शब्द के इतने नाम, मजा आ गया जानकर। तो मैं ये आम का पौधा कोदारी उठाकर लगा ही देती हूँ। अरे रुको रुको भाई, मैं भी आता हूँ। चलिए काकी, मैं आपकी मदद करती हूँ। आज की कहानी तो हमने सुन ली और हिंदी के कुछ खेल भी खेल लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम गणित के कुछ खेल खेलेंगे। और गणित के खेल खेलते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गणित के खेल खेलते समय सबसे जरूरी बात है कि आप खेल में आई अच्छी बातों को अपनी कॉपी में नोट करें, तभी तो बाद में आप उनका अभ्यास कर पाएंगे, है ना? ठीक है, आइए गणित के खेल शुरू करते हैं।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम चीजों को समान रूप में बांटना सीखते हैं। इसे भाग भी कहा जाता है। देखते हैं किस तरह से हम चीजों को समान रूप से बांटते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है। ये है राजू। राजू को झूला झूलना बहुत ही पसंद है। राजू का जन्मदिन था और राजू को जन्मदिन पे अपने दोस्तों को चॉकलेट्स देने थे। तो राजू की माँ ने राजू को 12 रुपए दिए। 12 रुपए से राजू ने चॉकलेट्स खरीदे। ये राजू के 3 दोस्त हैं जिन्हें झूला झूलना बहुत पसंद है। और ये रहे राजू के पास 12 चॉकलेट। आप देख सकते हैं हर चॉकलेट पे नंबर डले हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो इस तरह राजू के पास है 12 चॉकलेट जो उसे इन 3 दोस्तों में समान रूप से बांटना है। इसके लिए वह एक एक करके तीनों को चॉकलेट देना शुरू करता है। पहले तीनों को एक एक चॉकलेट देता है। इस तरह आगे भी देता है जब तक बांटता है जब तक सारी चॉकलेट खत्म ना हो जाए। इस तरह उसने 3 दोस्तों में चॉकलेट बांट दिए। देखिए एक दोस्त को कितने हिस्से मिले हैं, कितनी चॉकलेट? 1, 2, 3, 4। जी हाँ, प्रत्येक दोस्त को 4 चॉकलेट मिले हैं। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जैसे हम गणित में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह भाग करते समय भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यह चिन्ह भाग का है और यहाँ लिखा हुआ है 12 भागे 3 बराबर 4। इसका मतलब है कि प्रत्येक दोस्त को 4 चॉकलेट मिले हैं। कितने मिले हैं? 4 मिले हैं। और दोस्तों की संख्या 3 है और 12 राजू के पास चॉकलेट थे। तो अब यहाँ देखिए, इसे तो हमने इस तरह से पढ़ा, लेकिन इसे गणित में किस तरह से पढ़ा जाएगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर जितने चॉकलेट प्राप्त हुए वह उत्तर हुआ और ये 3 यानी 3 दोस्तों में बांटने थे तो वह भाजक, और कुल जो संख्या होती है या कुल जो चॉकलेट थे वो 12 थे जिन्हें हम भाज्य कहते हैं। तो इस तरह 12 चॉकलेट को 3 लोगों में बांटने पर एक को 4 प्राप्त हुए हैं। चलो एक और कहानी सुनते हैं। इस बार राजू के पास फिर से 12 चॉकलेट थे, लेकिन इस बार उसका एक और दोस्त आ गया। उसको भी झूला झूलना बहुत ही पसंद था रस्सी से। अब दोस्तों की संख्या है 4 और 4 दोस्त होने पर राजू को फिर से समान रूप से ये चॉकलेट बांटनी है। वो फिर से वैसा ही करता है, एक एक करके बांटना प्रारंभ करता है। पहले वह 4 दोस्तों को एक एक चॉकलेट देता है। इसी तरह बांटते जाता है जब तक कि सारी चॉकलेट खत्म ना हो जाए। अब सारी चॉकलेट खत्म हो चुकी हैं, तो देखो एक व्यक्ति को कितनी मिली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 1, 2, 3। प्रत्येक दोस्त को 3 चॉकलेट मिल चुके हैं। और इसे हम इस तरह लिखेंगे, 12 जो कुल चॉकलेट थे 4 दोस्तों में बांटने थे, इसलिए 12 भागे 4 बराबर 3, क्योंकि एक व्यक्ति को 3 चॉकलेट आए हैं। तो यहाँ 3 क्या है? 3 हमारा उत्तर है। 4 यानी 4 दोस्तों में बांटना था वह भाजक, और कुल 12 चॉकलेट थे तो 12 यहाँ पर भाज्य है। आशा है आप पूरा समझ गए होंगे भाग किस तरह से किया जाता है। लीजिए एक टॉफी आप भी खाइए। हम अगली बार वीडियो में कुछ और नया सीखते हैं। चलिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम फिर से पहाड़ा पढ़ने वाले हैं। आज किसका पहाड़ा? 8 का पहाड़ा। इससे पहले आप 2 से लेकर 7 तक के पहाड़े दोहरा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 8 का पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32,
8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 साते 56, 8 अठाई 64, 8 नम्मे 72 और 8 दहाई 80। तो इस तरह से 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। अब एक बार मैं बोलूंगी और मेरे साथ मोनू दोहराएगा, साथ में आपको भी दोहराना है। चलो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 साते 56, 8 साते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 नम्मे 72, 8 नम्मे 72, 8 दहाई 80। 8 दहाई 80। फिर मिलेंगे अगले पहाड़े के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है पेंगुइन। ये गेम आप पहले भी खेल चुके हैं, पर आज हम थोड़ा कठिन करके खेलेंगे। आज हम दूसरे लेवल पे जाएंगे, ठीक है? इस गेम में आपको याद है ना क्या करना होता है? अच्छा चलो दोबारा याद दिला देती हूँ। इसमें एक पेंगुइन होता है जिसको अपने घर जाना होता है, पर घर जाने के रास्ते में आ जाते हैं पहाड़ जैसे पहाड़े, और उसको पहाड़ों की मदद से अपने घर पहुंचने का रास्ता ढूंढना होता है। अब उसे पहाड़े याद होंगे तभी वो घर पहुंच पाएगा। आप उसकी मदद करना चाहोगे? चलिए पेंगुइन की मदद करते हैं। आज कठिन वाला खेलेंगे। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 9 अट्ठे 72, 7 चौके 28, ये तो कठिन नहीं लग रहा। 7 छिया 42, 2 सत्ते 14, ये तो काफी आसान है। 7 पंचे 35, 13 पंचे, ओहो अब टफ हो गया ना। 13 पंचे 65, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं दोस्तों। 14 चौके 56, 14 छिया 84, हाँ बच गए, मुझे लगा था ये गलत हो जाएगा। 16 पंचे 80, 17 तिया 52 देखते हैं। ओ 17 तिया क्या होगा फिर? हो सकता है 54। 17 तिया 51 होगा। हाँ देखा, इस बार तो मैंने पहली बार में ही सही कर दिया। चलिए एक बार और खेलते हैं। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 9 छिया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिया 54, याद आ गया। ओहो इसमें तो बहुत टाइम चला गया। 6 दूनी 12, 5 छिया 30, 2 सत्ते 14, 3 पंचे 15, 14 नम 126, 12 दूनी 24, 17 चौके 68, 11 तिया 33, ये तो याद है मुझे। 17 पंचे 85, पहुंच गए। इस बार तो हम बाल बचे। मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंच पाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है जीतकर। एक बार और। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 2 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64, 3 चौके 12, 4 चौके 28, 3 नम 27, 13 तिया
39, 16 चौके 64, 15 छिया 90, 15 दूनी 30, 18 अट्ठे 144। इस बार तो मैंने 1 मिनट पहले ही कर लिया। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनली हम फिर से जीत पाए। चलो, आपको भी 2 अंकों की संख्याओं के पहाड़े याद कर लेने चाहिए, वरना अगली बार जब ये पेंगुइन घर जाने को कहेगा तो आप इसकी मदद कैसे करोगे? ठीक है, 2 अंकों के पहाड़े भी याद करिए। आइए आज हम एक नई चित्र पहेली हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी चित्र पहेली। यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को दूसरी बॉल से गुना करना है और गुना करने पर आना चाहिए 9। एक बॉल गुना 5 कितना होगा ये बताना है और एक बॉल की कीमत कितनी है ये भी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, एक बॉल की कीमत कितनी है? ये तो बहुत आसान है। 2 बॉल की कीमत 9 हो रही है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसमें गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है? जी हाँ, 3 का 3 में गुणा करते हैं तभी 9 मिलता है। इस तरह एक बॉल में 3 होना चाहिए, तो एक बॉल की कीमत हुई 3। और अब एक बॉल गुना 5 कितना होगा? तो एक बॉल की कीमत यहाँ पर कितनी है? 3 है, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? बिल्कुल, 3 गुना 5 15 हो जाएंगे। आओ अगली चित्र पहेली देखते हैं। 4 गुना आम। 4 गुना ये आम की कीमत आना चाहिए 8 और एक आम गुना एक बॉल करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो बताओ एक आम की कीमत क्या है और इस एक बॉल का मतलब क्या है? चलो करते हैं। सबसे पहले 4 गुना आम बराबर 8 हो रहा है, तो यहाँ से एक आम की कीमत निकालते हैं। 4 को 8 से भाग कर देते हैं, तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। ये रही एक आम की कीमत। एक आम की कीमत 2 आ गई। अब आगे एक आम गुना एक बॉल बराबर 10 है, तो अब क्या करें? जी हाँ, इस आम की जगह पर 2 लिख सकते हैं और अब इसे हल कर लीजिए। यहाँ से एक बॉल की कीमत निकल के आ जाएगी। किसका गुना करने पर 10 मिलता है 2 में? बिल्कुल सही, 2 का 5 में गुना करते हैं तभी तो 10 आता है। इसका मतलब है एक बॉल की कीमत हुई 5। तो इस तरह एक आम बराबर हुआ 2 के और एक बॉल बराबर होगी 5 के। चलो अब तीसरी चित्र पहेली पर चलते हैं। वाव, कितनी प्यारी टॉफी है। टॉफी का गुना 4 से करते हैं तो प्राप्त होता है 20। टॉफी का गुना 8 से तो प्राप्त होता है ये छाता। तो बताओ टॉफी कितने की और ये छाता कितने का? चलो निकालते हैं। सबसे पहले टॉफी गुना 4 करने पर 20 मिलता है। इसका मतलब एक टॉफी कितने की हुई? सोचिए, 4 का गुना किसमें करने पर 20 आता है? अगर आपको याद है तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने पर 20? 5 बार। इसका मतलब एक टॉफी 5 की है, तो एक टॉफी गुना 8 बराबर छाता होता है। तो यहाँ देखिए, हमारे पास है ना टॉफी, और टॉफी की कीमत कितनी है? 5। तो इस टॉफी की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे तो हमें छाते की कीमत पता चल जाएगी। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर तो 40 आता है, तो हमारा छाता हुआ 40। तो इस प्रकार एक टॉफी 5 की और एक छाता 40 रुपए का है। बहुत अच्छी। इसी तरह सवाल हल करते रहिएगा बच्चों। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। आज की स्टोरी का नाम है फॉरेस्ट लाइफ। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस स्टोरी की लेखिका है सुप्रीति एन और इस कहानी के चित्रकार हैं रॉब ओवन, संतोष पुजारी, विनायक वर्मा और उनके सहयोगी। कहानी के नाम से तो लग रहा है कि वन जीवन के बारे में होगी,
दोस्तों, चलो तो फिर देखते और सुनते हैं आज की स्टोरी। Forest life. Once upon a time, there was a big forest near a river. So many animals were living together. There was a big lion which is the king of that forest. It felt proud about his kingdom. He treated all the animals equally so that all were living happily. There was another big and strong animal lived in that forest. It was a big elephant. One day they met and they became good friends. Every day they were going together near the river to drink some water. The elephant was carrying the lion on his back and both were spending their time happily in the forest. All the animals are very surprised to see this friendship. They all decided to live friendly with each other. मैंने सही पहचाना था। कहानी फॉरेस्ट में रहने वाले जीवों यानी प्राणियों के बारे में थी। कहानी में लायन और एलिफेंट कितने अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती देख सब हैरान हो गए थे। ये कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे इंडियन बाइसन एनक्लोजर के पास। गौर, इंडियन बाइसन एक बड़े और लंबे आकार का जंगली जानवर है। इसे बोलचाल के भाषा में जंगली भैंसा भी कहा जाता है। इंडियन बाइसन एक बहुत ही ताकतवर जानवर है जिसके ललाट और सींग के बीच उभार होता है। भारत के वेस्टर्न घाट्स, मध्य दक्षिण पूर्वी इलाकों, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये पाए जाते हैं। वयस्क नर भैंसे का रंग काला भूरा होता है। नर और मादा दोनों की सींग होते हैं जिसकी लंबाई 3.5 फीट तक हो सकती है। नर भैंसा का वजन मादा से करीब 1/4 ज्यादा होता है। पटना जू में अभी 2 गौड़ हैं, एक नर और एक मादा। ये दोनों मैसूर जू से अदला बदली कार्यक्रम के तहत लाए गए थे और ये एक ब्रीडिंग पेयर है। गौड़ के बारे में आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये शेड्यूल 1 का स्पीसीज है और हमारे वन्य प्राणी अधिनियम में इसे टाइगर के समान ही प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये शेड्यूल 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है।
बिहार में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के भी विभिन्न क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में को स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। इनकी आकृति और इनका जो मेक है ये इन्हें दूसरे भैंसों से अलग बनाता है। ये देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वज़न 500 से 600 केजी तक हो सकता है। ऐसे तो ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े झुंड इनके जानवरों के देखा जा सकता है। इसमें एक अल्फ़ा मेल होता है जो पूरे झुंड का सरदार जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरे झुंड को कंट्रोल करता है और ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब कभी भी किसी भी बाहर से किसी भी आदमी से या अन्य जानवरों से अगर इनका सामना होता है तो ये बच्चे एवं महिला जो में फीमेल हैं गौड़, उसको अंदर की ओर करके नर आगे सामने आ जाते हैं, जो इनके सोशल पैटर्न को बतलाता है। गौड़ के रख रखाव के लिए यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की जाती है। हर मौसम के हिसाब से इनके भोजन और रहने सहने की व्यवस्था की जाती है। जाड़े में अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए इनके ज़मीन के नीचे में पुआल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इनको शेड दिया जाता है ताकि ठंड से बच सके। उसी प्रकार गर्मी में भी इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी का फव्वारा इत्यादि दिया जाता है। ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि ये नमी प्रदान किया जा सके। इनका जो आहार है ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी में इनको जैसे सुबह में पड़ता है दाना डियर मिक्स दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, फल दिया जाता है। उसी प्रकार फिर शाम के समय में इनको ये हरे चारा, पत्ती और ये दाना वगैरह इत्यादि भोजन में दिया जाता है। इंडियन बाइसन ज्यादातर घास, बांस, झाड़ी, पेड़, अनाज इत्यादि खाते हैं और दिन भर में 15 घंटे तक खाते रहते हैं। जंगली भैंसों के आगे और पीछे के पैरों में रंग उजला या हल्के पीले रंग का होता है, जिससे ये रंग मोजे की तरह दिखता है। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति अधिक होती है। इंडियन बाइसन की औसत उम्र 25 से 30 वर्ष होता है। मादा लगभग 275 दिनों में बच्चे को जन्म देती है। इंडियन बाइसन पानी के भी शौकीन होते हैं और रोज 1 या 2 बार पानी के स्रोत के पास पानी पीने जाते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक अलग एनक्लोजर के साथ। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है।
धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।